हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आप लोगों को आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए माता रानी से हम दुआ करेंगे कि आप लोगों को क्या रहे, स्वस्थ रहें और तैयारी में एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त रहें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्लास 12th का एक्सरसाइज आई थिंक 5 ही होगा, जिसका नाम है वंशागति और सिद्धांत, यानी कि मेंडल के बारे में। मेन रूप से मेंडल जो थ्योरी जो दिए थे उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये जो हम लोगों का होगा क्विक रिवीजन होगा और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम दिए हैं। आज जो है सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाएगा। जैसे होता क्या था कि बैक वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सीक्वेंस जैसे हम जो वो सीक्वेंस में जो था तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन इसमें ठीक रहेगा। तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है ऐसा नहीं है कि बस खाली एग्ज़ाम के मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो जाए, सीबीएसई बोर्ड जाए, तो फिर सीबीएसई बोर्ड में क्या हुआ, बस खाली सिखा है इंग्लिश वर्जन रहेगा उसमें। तो इसमें कंपटीशन का आप जैसे तैयारी कर रहे हो, अगर बिहार पुलिस दरोगा, अदरवाइज जिसमें भी अगर जनरल साइंस का भी अगर पोर्शन होगा तो उसमें यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में इस चैप्टर से पूछेगा ही पूछेगा। और आपके क्लास 12th का ये सेकेंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं और आप इसको क्या कीजिएगा, जो टीटी है, जो चैप्टर्स हैं वो इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर और अपने बिना किसी देरी किए हुए इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और आज लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं किसके लिए, ये क्वेश्चन है। मतलब ये जो हैं मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस चीज़ के लिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि मटर के पौधों के कार्य हेतु, दूसरा है अनुवांशिकी के नियमों के हेतु, और ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, फटाफट बताइएगा बाबू, क्या हो जाएगा इसका। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये जो मेंडल जो था, सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो मेंडल साहब जो है, ये मेंडल महोदय जो हैं, इसका कलर हम चेंज कर दिए रहे हैं अभी तुरंत, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो मेंडल साहब जो हैं, ये मेंडल क्या किया था, सबसे पहले ये क्या किया था कि वंशागति के सिद्धांत का खोज किया था, ठीक है। तो अनुवांशिकी का नियम दिया था कब, 1865 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो थे ऑस्ट्रिया के पादरी वर्ग के अंतर्गत ये आते थे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, और ये जो प्रयोग जो किए थे तब मटर के पौधे भी किए थे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आप देख रहे हैं। इससे बाहर आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जरूर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या होगा, बात होगा, इसी वजह से हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, आज टोटल 50 क्वेश्चन हैं, इसमें एक भी कमी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है, क्या पैक्टिन या फिर डिप्लोटिन या फिर डायाकाइनेसिस, और इनमें से कोई नहीं। पैक्टिन, आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर, ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, तो ये जो होता है पैकेटिन, ये जो होते हैं पैकेटिन जो कंडीशन होता है उसी में क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, पहला ऑप्शन में ही है पैकेटिन। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पैकेटिन, ये तो बता ही दिए ना पैकेटिन, क्या इसका आंसर हो जाएगा पैकेटिन, ठीक है ना। चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। तो आप रक्तदाता समूह बोल रहे हैं, यानी कि आपको हम पढ़ाए थे जो ब्लड ग्रुप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और उसमें ABO जो ग्रुप होता है ABO, तो इसका खोज कौन किया था बताइएगा। इसका खोज कौन किया था। तो आप जानते हैं कि कार्ल स्टीनर महोदय थे, जिन्होंने क्या किया था कि ब्लड ग्रुप जो था ABO इसका खोज किया था। और इसमें भी क्या होता था, वो जिस कारण से खोज किए थे उसमें वो 50% तक क्या किए थे, वो उसमें सक्सेस भी हो गए थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, 50% ही हो रहा था, और 50% व्यक्ति को बचा नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर वो क्या किए, आपको बताए थे, इसको एक हम स्टोरी के माध्यम से समझाए थे कि एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, फिर उधर से उनका एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, वीनर साहब आते हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या भाई उदास क्यों बैठे हुए हो। तो वो क्या कहते हैं कि हम एक ये खोज किए थे ब्लड का, लेकिन इससे भी हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को बचा नहीं पा रहे हैं। ये कौन था, तो स्टीनर महोदय थे जो ABO का खोज किए थे, स्टीनर। आज यहाँ जो है ना, मतलब है फिंगर से इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा नोटपैड जो है ख़राब हो गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, तो फिर क्या किए, वहाँ पे देखिए वो दोनों बैठे हुए थे, कौन, कार्ल स्टीनर और वीनर महोदय। तो फिर क्या किए, वहाँ से एक बंदर का झुंड जा रहा था, उसमें बहुत बड़ा बड़ा बंदर था। तो क्या किए, मतलब 10-15 बंदर को पकड़े और उसका ब्लड चेक किए, तो उसके ब्लड में क्या पाया गया, RH फैक्टर पाया गया। तो RH फैक्टर का खोज वहीं से होता है, ठीक है ना। और जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा निगेटिव। तो इसी यहीं से तब यहाँ पे हो गया 2, इसका हो जाता है 1 का 2 हो जाता है, तो ओवरऑल 4 था, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि वैश्विक सर्वमान्य यानी कि रक्तदाता समूह, यानी कि रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है। यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल मतलब क्या, सर्वदाता रिसेप्टर, क्वेश्चन ये कह रहा है रिसेप्टर के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं जो ब्लड ग्रुप A होता है, इसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो A ही दे सकता है और O दे सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, B। तो ब्लड ग्रुप B, इसमें बहुत सारे आगे चल के ना इसका वो टेबल आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे जैसे पूछेगा ना तो वहाँ पे ही आपको बता देंगे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा सेशन में। हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते जाएंगे, अगर ऐसे हम थ्योरी के तरह अगर पढ़ाएंगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सर्वमान्य रक्तदाता यानी जो सबको दे सके, तो कौन सा हो जाएगा, O। अगर यहाँ पे क्या करेगा, O हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में O भी दिया हुआ रहे, मतलब 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो हम लोग टिक लगाएंगे O नेगेटिव में, क्योंकि O नेगेटिव ही है जो क्या है, नेगेटिव का चार्ज रहेगा, वो जो होता है क्या होता है, यूनिवर्सल। 1 मिनट, रक्तदाता पूछ रहा था ना, 1 मिनट रुकिएगा बाबू। तो यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होगा, ये डोनर हो जाएगा ना, डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जो सभी को दे सके। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ नेगेटिव, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल जो क्या प्रस्तावित किया था, क्या वो अर्जित गुणों की वंशागति को प्रस्तावित किया था, आनुवांशिकी के नियम, सहलग्नता के नियम, या फिर ऊर्जा का नियम। आप जानते ही हैं कि ये जो है ऊर्जा का नियम कौन दिया था, 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान। संलग्नता का नियम ये जो है इसका किसका है, तो एक्सेप्शन है किसका, तो मेंडल जितना भी खोज किया था उस जितना भी वो दिया ना नियम दिया उसका क्या था, अपवाद था, कौन सा, संलग्नता के नियम। फिर अर्जित गुणों के वंशागति, ये आप लेमार्क और डार्विन में चले जाइएगा। तो बच कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर B, यानी कि क्या, आनुवांशिकी के नियम। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। हीमोफीलिया जो है किस तरह की बीमारी है, वंशागत रोग है, ये अप्रभावी लक्षण होता है, या X गुणसूत्र संलग्न रोग है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, बताइएगा इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। हीमोफीलिया किसको कहते हैं, आप जानते ही हैं, हीमोफीलिया को जो है इसको राजशाही बीमारी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजशाही,
राजशाही बीमारी भी इसको कहा जाता है। क्लियर। ये उतना इसके डिटेल में बताएंगे बाबू, मैंने फिर बहुत ज़्यादा लेट, 50 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो देखिएगा, ये हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग भी है और प्रभावी लक्षण भी है, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग भी है, और इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा, लिख भी दूँ ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में ना, कि जो ब्लड जो होता है, तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक कौन सा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक कौन सा है? 2A + XX, बी है 2A + XXY, सी है 2A + Y, ऑप्शन नंबर डी है 2A - XY। बताइएगा क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या बोले थे, जिसमें क्या हो जाएगा कि उसमें एक अधिक रहेगा, जिसमें क्या हो जाए, हाँ, जिसमें एक अधिक रहेगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या एक अधिक हो जाएगा, 46 से एक अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना रहेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? तो इसमें 47 क्रोमोजोम्स रहेंगे, गुणसूत्र रहेंगे। तो अगर जिसमें 47 क्रोमोजोम्स रहेंगे वही क्या कहलाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ ए को मान लेना है, क्या ए को आप क्या मानिएगा 22 मानना है, ये मतलब 22। आप जानते ही होंगे ना कि क्रोमोजोम जो होता है 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 को होता है, जिसमें से कि जो 22 जोड़ा जो होता है उसको ऑटोजोम्स बोला जाता है। 22 जोड़ा जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो 22 को जो होता है 22 पेयर्स जो होते हैं उसको ऑटोजोम्स बोला जाता है, उसको ऑटोजोम्स बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच गया आपका इधर क्या 2 गो, तो इसमें जो एक पेयर जो बचेगा यानी कि 23वां जोड़ा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण किससे होता है? तो जो 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र उसी से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता, यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाएगा? पहला है लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, सी नंबर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि यही स्वतंत्र अपव्यूहन, इसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन बोला जाता है हिंदी में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताइए क्या हो जाएगा? यदि मेंडल मटर में 7 गुण वो दिया था, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, 7 गुण दिया था, अगर वो क्या करता, अगर 8वां भी गुण वो खोता तो फिर उसका कौन सा नियम असफल हो जाता? तो उसका जो नियम जो असफल हो जाता उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बाबू। निम्नलिखित में से कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्मेंट का अपवाद है? इसको पहले अभी हम आपको बताए भी थे, इसका एक ही अपवाद है जिसको क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, लिंकेज यानी कि सहलग्नता, क्या कहते हैं, सहलग्नता, यही अपवाद है इसका। तो जो मंडली इतना भी नियम दिया था इसका एक ही अपवाद निकला, कौन सा? सहलग्नता। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, संलग्नता, लिंकेज। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम के रूप में रूपांतरित किया? आप लोग जानते हो कि मेंडल जो खोज जो किया था वो एक नोट में लिख करके एक पेपर में भी उसको छपाया था, और फिर उसको क्या किया था, उसका देहांत हो गया था। और उसके देहांत होने के बाद ये कॉरेंस और शेरमार्क ये दोनों क्या किया था,
इसमें मॉर्गन भी कुछ रोल दिया था, आधा उसको ले जाके वो जो थ्योरी जो दिए थे, फिर इस तीनों मिलके वहाँ पे खोज कर रहा था। फिर वो जो खोज जो किया, जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को उसको एक दिन उसका जो अखबार जो रखा हुआ था उस पर नज़र पड़ता है। और जब उस अखबार पे नज़र पड़ता है तो वो उस अखबार को देखता है कि ये जो हम जो अभी नियम जो प्रतिपादित किए हैं, ये नियम ऑलरेडी पहले कौन, मेंडल साहब दे ही चुके हैं। इसका पूरा नाम था GL मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, ठीक है ना। तो फिर उसके 20 साल के बाद 1865 में उसकी मृत्यु होती है। किसका, एक मिनट, 1885 ईस्वी में क्या किया था, ये जो कॉरेंट्स जो है, तो मेंडल के नियम को, मतलब मेंडल जो अवधारणा जो दिया था उसके अवधारणा को नियम में मॉडिफाई कर दिया। कौन मॉडिफाई कर दिया, ये जो कर दिया है, कौन किया, तो कॉरेंट्स किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉरेंट्स। कौन हो जाएगा, कॉरेंट्स। ये क्या किया था, तो ये जो है मेंडल की अवधारणा को मतलब कि मॉडिफाई करते थे। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछेगा कि वंशागति से या फिर वंशागति के मॉडिफाइड, एक मिनट, मॉडिफाइड थ्योरी कौन दिया था, जेनेटिक्स का मॉडिफाइड थ्योरी कौन दिया था, तो उसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉरेंट्स। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। दिखाए तो पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान के रूप, तो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। RR मतलब कैपिटल स्मॉल, ये आप देखिए शुद्ध किसको बोलेंगे, हाइब्रिड कौन सा होगा जिसमें अगर आप दो को, मान लीजिए इधर कैपिटल है, इसको जब आप स्मॉल से क्रॉस करवाइएगा तो इसका जितना भी रिजल्ट आएगा, 4 गो रिजल्ट आएगा, और चारों रिजल्ट में क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। अगर या फिर यहाँ पे अगर आप RR से ही करवा रहे हैं, ठीक है, ये आएगा। अगर आप R इंटू RR स्मॉल से कीजिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक और एक स्मॉल आर आएगा, तभी ये क्या होगा, शुद्ध हाइब्रिड होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिएगा, थोड़ा सा आज पुराने का स्टाइल चेंज किए हैं, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, फीडबैक फिर दीजिएगा। अगर ठीक रहेगा तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे भी सेशन में लाएंगे, नहीं तो फिर से जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वो वाइट बोर्ड पे वैसे ही करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको हम ये क्रॉस चेक करने के लिए हम बताए भी थे, और आपको ये भी हम बताए थे कि ये बस आप ही अपने मतलब कि दिमाग में रखना है, इसको ज़्यादा लोगों पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा फिर क्या हो जाएगा, दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है उस आदमी को। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा, तो उसका भी पिता का भी क्या हो जाएगा, O ही होगा। ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, O। अगर O के अलावा कोई और आ रहा है ब्लड ग्रुप तो फिर क्या होगा, फिर आगे आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। रक्त ब्लड ग्रुप का जो चेक किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें एंटी सीरम होता है। तो एंटी सीरम में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, ल्यूकोसाइट पाया जाता है, क्या पाया जाता है। ल्यूकोसाइट किसको, WBC का अन्य नाम है, अदर नेम है ल्यूकोसाइट। ये फिर एंटीजन, एंटीजन आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजन, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिजन। और यही जो एंटीजन होता है किसी भी ब्लड का नेमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन अदा करता है, तो ये जो है एंटीजन यही करता है। और एंटीबॉडी होते हैं प्रतिजैविक, जो एंटीजन होगा जस्ट उसके अपोजिट एंटीबॉडी होंगे। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा बाबू, इसमें पाया जाता है क्या चीज़, एंटीबॉडी। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक मटर में अप्रभावी गुण है, क्वेश्चन कर रहा है एक मटर में अप्रभावी गुण है, झुर्रीदार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज कवच, बताइएगा। अप्रभावी यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इफेक्टलेस, इफेक्टलेस।
इफेक्टलेस कौन सा हो जाएगा? तो लंबा तनाई तो इफेक्टेड हो गया, गोल बीज भी इफेक्टेड होगा, रंगीन बीज भी इफेक्टेड होगा, तो कौन सा हो जाएगा? जो कि मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उसको क्या वो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा झुर्रीदार बीज। क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा झुर्रीदार बीज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप MTTI भी कर लीजिएगा। MTTI यानी मेरी लैंग्वेज में मोस्ट ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि दोनों में पाया जाता है? ए तथा ओ, ए तथा बी, ए बी ओ, और ये BTT ये तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, बताइएगा। कपि बोलते हैं किसको? लंगूर को बोलते हैं कपि। यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेंस है, लंगूर मीन्स कपि और बंदर मीन्स जो आप जान रहे हैं, जमंगलागढ़ में भी जो है अपने साइड में है, बिहार में कांवर झील प्रसिद्ध है, जमंगला माता भी वहाँ पे हैं एक साक्षात देवी के रूप में है, तो वहीं पे बंदर मतलब एक तरह से जाना माना वहाँ पे कहा जाता है, तो वो होता है बंदर। और लंगूर जो होता है तो लंगूर को बोला जाता है यहाँ पे कपि बोला गया है इसके लैंग्वेज में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए तथा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज करना ही है, चाहे कितना लेट हो जाए। ऐसे आप जानते हैं ज़्यादा लेट आज नहीं हो रहा है अभी। आपका ऐसे से एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा तो हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक भी जाके आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं। और अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा और अच्छे से पास नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा भी मेहनत बेकार होगा और आप लोगों का क्या होगा ये तो खुद आप ही जानते ही हैं। देखिएगा, अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिज़ोमिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूलिज़ोमिक बोल रहा है। 2n-1 2n मतलब वही n बराबर क्या समझना है? n बराबर यहाँ पे 22 मान लेना है। अनुवांशिक जो भी आपको यहाँ पे वो क्रोमोजोम में मानते हैं कितना 22 माना जाता है। देखिएगा, अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिज़ोमिक जीव में होगा कितना होता है? न्यूलिज़ोमिक जीव में क्या होगा? 2n-1 2n-2 2n+1 2n+2 बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2n-2। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है? जितना भी यहाँ पे होगा ना ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में सब किसी ना किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है ना। या फिर अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर दिया हुआ है, अगर आंसर है तो उसका फिर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर एक ही अभी बताते जाएंगे, सभी चारों ऑप्शन इसका भी हो जाएगा आगे चल के, टेंशन मत लीजिएगा। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा? इसको कहा जाता है, देखिएगा 2n-1 इतने घट रहा है तो इसको इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोनोसोमी, मतलब मोनो मीन्स एक, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन का रहा है, स्तनियों में, स्तनियों यानी कि मैमल्स, किसकी बात हो रही है? मैमल्स की बात हो रही है। बार बॉडी प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है बार बॉडी? इस ऑप्शन नंबर ए है स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर बी है स्त्री की इकाई कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी है स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर डी है पुरुष की इकाई कोशिकाओं में उपस्थित वाई गुणसूत्र। बताइएगा इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्त्री की इकाई कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, मनुष्य में 100 प्रकार की गुणसूत्रीय समानता और समानताओं के कारण उत्पन्न होता है। मतलब इसमें क्या होगा? एक कम रहेगा, 100 प्रकार की गुणसूत्रीय समानता। ये अब किससे क्वेश्चन आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स कहने का मतलब हो गया क्या? इसका कहने का मतलब हो गया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का मतलब हो गया बाबू यहाँ पे कि गुणसूत्रीय विकार से क्वेश्चन है। मतलब गुणसूत्र किसी में बढ़ जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, तो कौन कौन सा रोग होगा उसी को हम बोलेंगे गुणसूत्रीय विकार। मनुष्यों में 100 प्रकार की गुणसूत्रीय असमानताएं के कारण उत्पन्न होता है कौन सा? तो इसका हो जाएगा कौन सा सिंड्रोम से हो जाएगा बाबू? एक इसमें क्या हो रहा है? इसको टर्नर्स, ये जो हो जाएगा टर्नर्स सिंड्रोम हो जाएंगे।
गिव मी 1 मिनट्स। इसका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम्स। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है, प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है, दिखाई तो आज पढ़ ही रहा होगा एकदम। प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है, क्या रहता है? एकल जीनोटाइप, बहुल जीनोटाइप, बहुल फिनोटाइप, एकल फिनोटाइप। ठीक है, मतलब ये मोनोजीनोटाइप हो गया, पॉलीजीनोटाइप हो गया, पॉलीफिनोटाइप हो गया, और फिर मोनो इंग्लिश में बोल रहे हैं फिनोटाइप हो गया। बताइएगा प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या रहता है? इसमें जो रहते हैं ये बहुल जीनोटाइप होते हैं। क्या होते हैं? बहुल जीनोटाइप। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलील, ये परक जीन, ये पूरक जीन लिखा हुआ होगा, ये जो होगा ना यहाँ पूरक जीन होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। पूरक जीन, तो एक जीन के विभिन्न रूप यानी कि डिफरेंस जो इसका फॉर्मेट्स होंगे, किसका जीन का क्या कहलाएगा? तो वो जो है एलील कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? एलील। इंग्लिश में ALLELE, एलील। तो ऑप्शन नंबर किस में एलील दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए चलेगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? इसको तो इसमें डिस्कस करना बेवकूफ़ी हो गया ना। अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो मेंडल साहब हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चलेगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस में जीन जोड़ा में नहीं होता है? किस में जीन जोड़ा में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है युग्मनज, कायिकी कोशिका, भ्रूणपोषीय कोशिका, युग्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही गया है। ऑप्शन नंबर ए युग्मनज। इसमें क्या होता है? जीन जो होता है इसमें जोड़े में नहीं रहते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चलेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाएगा? हाइब्रिड, अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। बताइएगा इसका जो आंसर हो जाएगा मोनो हाइब्रिड। पेरेंट, ठीक है ना, पेरेंट हो गए और फिर हाइब्रिड जो क्रॉस होगा उसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतान एवं रिसेसिव पेरेंट। अब देखो यहाँ पे संतान तो समझ रहे हैं, संतान हो गया। यहाँ पे जो एक इंग्लिश लिख दिया है, जो इसमें बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत होगा। तो रिसेसिव पेरेंट कहने का मतलब हो गया जो पेरेंट उसको क्या, किसको, इसका जो जीन्स है या फिर जो हाइब्रिड वाले जो क्रॉसेज हैं उसको क्या करेगा, जो एक्सेप्ट जो कर रहा है, ठीक है, जो अपने में जो शामिल कर रहा है, समाहित कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं? तो इसको जो है इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, ओके। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए मोटा मोटी जो है अब हम लोग आधा क्वेश्चन पे आ गए हैं ना। 50 क्वेश्चन टोटल हैं, इसमें क्या हम लोग आधा पे आए हैं, 25 क्वेश्चन पे। एक गुणसूत्र के दो नज़दीक जीन पर क्या होगा? दोहरा क्रॉसिंग ओवर होगा? जी नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। दूसरा है कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये भी गलत। क्रॉसिंग ओवर होगा, जरूर होगा। नियमित होगा? जी नहीं। बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर होगा? बिल्कुल। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलेगा। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया था? मतलब पूरे जो सहलग्नता है इसको किसमें सबसे पहले दर्शाया था? मक्का में, या फिर मादा मनुष्य में, या फिर मादा ड्रोसोफिला में, या फिर नर ड्रोसोफिला में? यहाँ ये जो है नर ड्रोसोफिला, ये तो होगा ही नहीं, आप लोग जानते हैं। क्यों नहीं होगा?
ये क्वेश्चन सॉरी ये ऑप्शन जो है दिया हुआ है गलत है। ये तो पहले ही आप हटा दीजिएगा। फिर बचा मादा मनुष्य में और फिर मक्का में, तो मक्का में भी नहीं होता है। किस में होगा? मादा जो ड्रोसोफिला जो होंगे पौधे, मादा ड्रोसोफिला जो पौधा होता है किसको बोलते हैं? जो जल में पौधा पाया जाता है उसको ड्रोसोफिला प्लांट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। इसको थोड़ा आप यहाँ से देख लीजिएगा, एक टेबल आप बना लीजिएगा। देखते हैं, हम कोशिश करते हैं टेबल बनाने का खाली स्पेस में, और इसको आप हर हाल में याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, इसको याद आप कीजिएगा। अभी हम आपके सामने फॉर्मेट बना दे रहे हैं, डोंट वरी। सोचो अभी इस फॉर्मेट का निर्माण अभी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो हो जाएगा हम शॉर्टकट में लिखते हैं, आप समझिएगा BG। BG बोले तो ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंटीजन। आज जो वो नहीं है ना लिखने, राइटिंग पैड बड़ी दिक्कत हो रहा है। एंटीजन, और यहाँ पे जो है आपका क्या है? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिजैविक। अब जानते हैं जो ब्लड ग्रुप होता है कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो पहला जो है ब्लड ग्रुप A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा है O। चलेगा, फिर चलते हैं हम लोग अगले पे। इसका एंटीजन जो जो होगा उसका एंटीजन वही होगा A, इसका एंटीजन B, इसका AB का क्या हो जाएगा? AB में एंटीजन नहीं होंगे। एक मिनट, नहीं, इसका तो फिर तो नाम वो पड़ जाता ना, ये हो जाएगा। इसमें एंटीजन क्या रहेगा? AB ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीजन कुछ नहीं रहेगा, नील, NIL, नील मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जैसे इस पे आइएगा इधर वाले पे, तो इधर में जो एंटीजन है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, और B है तो उसका एंटीबॉडी A हो जाएगा। इस पे जो है एंटीबॉडी के रूप में क्या रहेगा? इस पे एंटीबॉडी के रूप में कुछ भी नहीं रहता है। सीधे समझो, इतना समझ लेना कि एंटीबॉडी मतलब रोकने वाला, जो क्या कर सके किसी भी, जैसे आप गार्ड होता है ना, तो आप वही समझ लो गार्ड क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि AB जो होता है ब्लड ग्रुप, ये सभी से ले सकता है। AB से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है। AB तो खुद से खुद को ले सकता है, और फिर O से भी क्या कर सकता है? तो ब्लड को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए किसको बोला गया? यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह इसको बोला है। किसको? AB को। और इसके एंटीबॉडी के रूप में O जो है, इसके एंटीबॉडी के रूप में रहता है क्या चीज़? तो इसके एंटीबॉडी के रूप में रहता है AB। बस इसी वजह से क्या करता है, किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता है, बल्कि सभी को ब्लड ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप हर हाल में क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। तब यहाँ देखो, आप फटाक से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा आप लोग। देखिएगा क्या कह रहा है, किसी A रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या होता है? एंटीजन A, ठीक है, एंटीबॉडी B। देखते हैं अगला, एंटीजन B, एंटीबॉडी A, कभी नहीं हो सकता। एंटीजन A, एंटीबॉडी B, ओह ये दो ऑप्शन आ गया ना, तो ये तो होगा नहीं। जबकि उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन A है, वो A ही होगा, तो इसका हो जाएगा A और C दोनों, AC, A+C। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ वो हो गया है, एरर हो गया है ना। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर है, इसका आंसर A भी रहेगा और इसका आंसर C भी हो जाएगा। अगर इसी ऑप्शन दिया हो रहा था A और C दोनों, तो फिर यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसका आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है, A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिड्डा में लिंग निर्धारण कैसे होता है? XY प्रकार का, XO प्रकार का, ZW प्रकार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका जो हो जाएगा XO प्रकार का, XO प्रकार का। चलिएगा
100 प्रकार का। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंशागति के क्रोमोजोम सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, सटन एवं वॉवेरी, थॉमस मॉर्गन, वाटसन एवं क्रिक। ये जो है ना वाटसन एवं क्रिक मॉडल, इसको भी आप अच्छा से याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इसे वो सब्जेक्टिव भी पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव तो खैर पूछेगा ही पूछेगा। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा आप, ये जो है कार्य क्रोमोजोमल सिद्धांत यानी क्रोमोजोमल थ्योरी। देखो अच्छे से ध्यान रखना, मेंडल जो दिया था तो मेंडल दिया था जेनेटिक थ्योरी यानी कि आनुवांशिकता का नियम, और ये जो था इसमें सटन और बॉवेरी ये जो दिया था ये दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी यानी कि गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, इसको ब्लैक ही कर देते हैं, देखने में आप लोगों को सहूलियत होगी। क्रोमोजोमल थ्योरी कौन दिया था? तो ये दिया था सटन और बॉवेरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? संलग्नता के नियम? जी नहीं, ये तो उसका क्या था? एक्सेप्शन ही था, तो ये तो नहीं होगा। 10% ऊर्जा का नियम ये कौन दिया था? लिंडमान महोदय क्या किए थे? 10% के एनर्जी का थ्योरी दिया था, 10% ऊर्जा के सिद्धांत के नियम दिए थे। कौन थे? लिंडमान महोदय। और अनुवांशिकता का नियम कौन दिया था? तो ये जो है मेंडल दिया था। अभी तुरंत इससे पहले ही बताएं आपको। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हास्याकार कोशा अवरक्तता प्रदर्शित करता है। एपिस्टेसिस, इसको इसका इंग्लिश लिख दें, एपिस्टेसिस। कभी क्या करेगा? इंग्लिश भी दे देगा। सप्रभाविकता या फिर प्लेयोट्रॉपी या फिर अपूर्व प्रभावी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हास्याकार कोशा अवरक्तता प्रदर्शित करता है कौन? एपिस्टेसिस। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलेगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी.एल. मेंडल कौन था? तो अभी तुरंत आपको बताए थे, क्या ब्रिटिश पादरी था? जी नहीं, क्या था ये? ऑस्ट्रेलियन। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा बच्चा सब, हम जान रहे हैं इसको, ये जो है तुम्हारा ये इसको भी टीटीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में सबको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कैसे होगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं तुरंत। देखिएगा कन्फ्यूजन ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे दे दिया ऑस्ट्रेलियन पादरी और यहाँ पे दिया ऑस्ट्रेलियन पादरी, तो ये जो था जी.एल. मेंडल ऑस्ट्रियन था। एक मिनट, ऑस्ट्रियन ना कि ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चा का कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में बच्चा सब टिक मार मतलब लगा के आता है, मतलब गोला रंग के आएगा और बोलेगा सर हम एकदम पूरा सही करके आए हैं। कहीं एकदम क्वेश्चन जो था ना एकदम पूरा हलवा था, लेकिन वो हलवा नहीं रहता है। क्वेश्चन जो सेट करता है कुछ कॉम्बिनेशन बना के सेट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रियन पादरी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकता के प्रभाव का लिंग पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की थी? टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, सिव क्रॉस। बताइएगा इसका जो जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडल ने चयन किया था किसका? मेंडल ने चयन किया था क्या? चना का पौधा किया था, पाइनस किया था, टमाटर किया था या फिर गार्डन मटर किया था? बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या बनेगा? अगर आप चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, हम लिखवाते हैं कि क्वेश्चन जो पूछेगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया था, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर वो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा मटर के पौधे का चयन किया था, तो आप यहाँ पर क्या टिक लगाइएगा? गार्डन पी, मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का? तो जो गार्डन पी थे उसका। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा टीटीआई क्वेश्चन है। चलिएगा
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन का रहा है, पौधों में कोशिका द्रवयी नर बाध्यता हेतु जीन स्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में कोशिका द्रवयी नर बाध्यता हेतु जीन स्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, या फिर साइटोसोल में, या फिर हरितलवक जीनोम में, या फिर केंद्रकीय जीनोम, बताइएगा। पौधों में कोशिका द्रव्य नर बाध्यता हेतु जीन स्थित होते हैं कब? ये जो होते हैं किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है किसमें? इन्वर्सन में, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में, ट्रांसवर्सन में, ट्रांजिशन में, बताइएगा। इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ट्रांसवर्सन में, ट्रांसवर्जन में। किस में हो जाएगा? तो ट्रांसवर्जन में इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा 37 नंबर कि बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? सन्निवेशन होता है, एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है, द्विगुणन होता है, या फिर विलोपन होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? एक क्षार युग्म में परिवर्तन। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? उत्परिवर्तन तथा संलग्नता, कोशिका द्रवयी, प्रभाव लैंगिक विरूपता, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता, जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाएं, बताइएगा। किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है, बताइएगा। किसका परिणाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 जो क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? गुणसूत्र विपथन, सूत्र विपथन, बिंदु उत्परिवर्तन, बहुजीनी वंशागति, या फिर सहप्रभाविकता, बताइएगा। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट के लिए भी तो देना पड़ेगा ना क्वेश्चन। ऐसे तुम सब बहुत ज़्यादा आलसी है, खाली देख लेगा, ना ही शेयर करेगा, ना ही लाइक करेगा, बस खाली क्वेश्चन देख लो। चलो, आपकी इच्छा। ये जो है क्या है? मानवों में त्वचा के रंग की, हाँ, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन। छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित हैं किससे? XXX गुणसूत्र वाली महिला से, XO गुणसूत्र वाली महिला से, XX गुणसूत्र वाली महिला से, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। जिसका गर्दन छोटा हो जाएगा, कान छोटा हो जाएगा, मतलब देखने में कैसा लगेगा? तो देखने में वो एलियन के जैसा लगेगा। एलियन के जैसा देखना चाहेगा? रुक जा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, ये उसका मान लो वो हो जाएगा, उसका गर्दन जो हो जाएगा, ये उसका गर्दन रहेगा, ठीक है, और कान ई हो जाएगा उसका, इतने वो कान रहेगा। बात समझ में आया? ये उसका हो गया मुंह, ऐसा लगेगा। ये जो होता है किस में होता है? तो ये जो होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यानी कि एक वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ क्या हो जाएगा? XXX गुणसूत्र वाले महिला से। चलिएगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इसका जो जाएगा क्या? इसका आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलो 41, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत कौन दिया था? अर्जित गुणों, डार्विन, लेमार्क, ये जो डे ब्रिज जो है ना, ये लिखा हुआ है ह्यूगो डी ब्रिज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
और ये जो ह्यूगो जो डिवरीज है ये किसका दिया, किस चीज़ का दिया था? तो ये जो है म्यूटेशन का दिया था। ये क्या दिया था? तो ये जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो डिवरीज, जिसका पूरा नाम था। लेमार्क जो था अर्जित गुण के बारे में दिया था, ठीक है। और डार्विन जो है ये उपार्जित लक्षण के बारे में दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वर्षागति का सिद्धांत कौन? तो वर्षागति का सिद्धांत लेमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 41। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर है कि एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता, सहलग्नता, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। ये जो क्या कहलाएगा? एक क्रॉस में क्या कहलाएगा? तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी। और ये क्वेश्चन भी बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर उसी में हम रिप्लाई भी देंगे, नहीं तो बस इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। इतना तो हक है ही आप लोगों पे कि कमेंट करवा पाएँ, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर और लिंग क्रोमोसोम पे, बताइएगा। इसको भी आप टीटीआई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव मी 1 सेकेंड। ये जो हो जाएगा वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जो रोकेगा उसको क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन अभी आपको तुरंत हुआ है पहले। एपिस्टेसिस, क्या इसको कहेंगे? एपिस्टेसिस। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लेकिन आंसर सेम है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया था? इसको भी बताई थी थोड़ी देर पहले हम, कब? 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डाउन्स सिंड्रोम है एक क्या है? मेंडलियन व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है किस पर? परीक्षण संकरण पर, प्रतीप संकरण पर, एक संकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर, बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, एक संकर संकरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक, ये जो 48वां नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचेंगे, ठीक है ना। एक बिंदु उत्परिवर्तन है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन संलक्षण, रतौंधी, बताइएगा। एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या हो सकता है? तो ये जो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो एनीमिया जो रोग होता है, ठीक है ना, एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो जो आरबीसी जो होता है, ठीक है ना, आरबीसी ब्लड के जो ग्रुप होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्केल, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कुछ वो आ जाता है, विकार आ जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होता है? हंसी आकार का बन जाता है, तो उसको हंसी आकार ये रोग बोलते हैं, हंसी आकार एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया का भी बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है ना। 3 इसके काउजेज होते हैं, वो सब आपको हम क्लास में करवा चुके हैं। जेनेटिक भी कुछ एनीमिया होता है, पॉलीसिथीमिया होता है, अनेक सारा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो होता है खतरनाक सिकल सेल एनीमिया होता है, जेनेटिक्स होता है, ये जो है अनुवांशिक होता है, कौन सा? तो ये सिकल सेल एनीमिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल एनीमिया। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल एनीमिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित
अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा है? रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, एक्सॉन, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? इसका जो हो जाएगा अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है कौन सा? तो ये जो तो आपका जो खंड होता है ये होता है म्यूटॉन। कौन सा हो जाएगा? म्यूटॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, म्यूटॉन। और आप इसको भी कर लीजिएगा TTI, यानी कि ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन है क्या है? अप्रभावी है या फिर हानिकारक है या फिर जननीय है या फिर ये सभी है? बता दीजिए। आप लोग पहले सोच लीजिए मन में इसका क्या आंसर होगा। सोच लिया? चलो मैं इसका बताऊं। ये जो हो जाएगा अधिकांश उत्परिवर्तन है, क्या हो जाएगा? ये होगा अप्रभावी। इनमें से सभी सब मारा होगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी टिक लगा रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए हम आप लोगों से दुआ करेंगे कि एकदम पूरा ढंग से, ठीक ढंग से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा बेहतरीन टाइप से कीजिए, ठीक है। और लास्ट में हम आप लोगों को एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, आप लोग इस सेशन को इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को क्या चीज़? थैंक्स। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।